नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार में भरी हुंकार, कार्यकर्ताओं को बताया राजद का मतलब। खबर में आगे जिक्र होगा कि पीएम मोदी का डिप्लोमेटिक धमाका, ऑपरेशन सिंदूर के बाद की कई देशों की यात्रा, बड़ी डील से बदले समीकरण। खबर में आगे आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत, कनाडा का खालिस्तानियों को करारा झटका, 30 संदिग्धों को शरण देने से किया इनकार। खबर में आगे आपको बताएंगे कि बिहार में 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी लालू की पार्टी, तेजस्वी के बयान से महागठबंधन में सियासी उबाल। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि दिल्ली में बिहार जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन से पटना के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। क्या है टाइमिंग, सब कुछ आपको बताएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार में भरी हुंकार, कार्यकर्ताओं को बताया राजद का मतलब। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते हैं कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों की संगठनात्मक समीक्षा करने पटना पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। पार्टी नेताओं को गठबंधन धर्म का मर्म समझा गए। राजकीय अतिथिशाला में नड्डा ने शनिवार को बिहार भाजपा के शीर्ष नेताओं, नीतीश सरकार में सम्मिलित भाजपा कोटे के मंत्रियों एवं प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों, विधानसभावार सम्मेलन आदि बिंदुओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया। फीडबैक लेने के उपरांत संगठन एवं गठबंधन धर्म का पाठ पढ़ाया। राजग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जीत को सर्वोपरि उद्देश्य बनाने के लिए व्यक्तिगत अहंकार त्यागने की वो अपील की। आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों को सफल बनाने की ओर ध्यान आकृष्ट किया और सामाजिक पकड़ मजबूत बनाने के साथ ही राज्य के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाने पर बल दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी का डिप्लोमेटिक धमाका, ऑपरेशन सिंदूर के बाद की कई देशों की यात्रा, बड़ी डील से बदले समीकरण। जी हाँ दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वैश्विक स्तर पर काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम रहा है। उन्होंने G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, कनाडा के साथ संबंधों को फिर से स्थापित किया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए ब्राज़ील गए। यूके और जापान का दौरा करने के बाद वो सीधे चीन पहुंचे, जहां उन्होंने शी जिनपिंग और पुतिन से मुलाकात की। हालांकि इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां लगातार भारत अमेरिका के रिश्तों की परीक्षा ले रही हैं। जून के मध्य में पीएम मोदी ने कनाडा के कनानास्मिक में एक G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। ये एक दशक में उनकी पहली कनाडा यात्रा थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत, कनाडा का खालिस्तानियों को करारा झटका, 30 संदिग्धों को शरण देने से किया इनकार। जी हाँ दोस्तों, कनाडा ने खालिस्तानियों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। कनाडा की फेडरल कोर्ट ने खालिस्तान से जुड़े 30 लोगों की शरण की अपीलें खारिज कर दी है। इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। इन लोगों पर अलगाववादी संगठनों और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा था। इन लोगों ने सरकार द्वारा शरण के इनकार और निष्कासन आदेश के खिलाफ अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इनकी दलीलें कमज़ोर हैं। केवल 4 लोगों को ही राहत दी गई है, बाकी सभी की अपील खारिज कर दी गई है। कनाडा लंबे समय से खालिस्तानियों का गढ़ रहा है और यहाँ से खालिस्तान आंदोलन को समर्थन मिलता रहा है। कई गैंग हिंसा, हफ्ता वसूली और अपराध में भी शामिल हैं। पाकिस्तान और अन्य भारत विरोधी देशों से इन्हें मदद मिलती रही है। ट्रूडो सरकार पर आरोप था कि उसने वोट बैंक की राजनीति के लिए खालिस्तानियों को संरक्षण दिया, लेकिन हाल के दिनों में हालात बदल गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने खालिस्तानी समूहों को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी लालू की पार्टी, तेजस्वी के बयान से महागठबंधन में सियासी उबाल। जी हाँ दोस्तों, बिहार में महागठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये बात एक बार फिर सामने आई है। मुजफ्फरपुर के कांटी में एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है, उसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। तेजस्वी ने मंच से सीधे तौर पर कहा कि आप सब ये समझ लीजिए कि बिहार की 243 सीटों पर तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहा है। इसके इस बयान के बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या ये राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कांग्रेस पर दबाव बनाने की रणनीति है या फिर ये सिर्फ कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का एक तरीका है। तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और अपने पिता लालू प्रसाद यादव की उपलब्धियों का बखान किया, लेकिन उनके बयान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था जिसमें उन्होंने कहा कि वो राज्य की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली से बाहर जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन से पटना के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन।
जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे ने यात्रियों की भीड़ और सुविधा को ध्यान में रखते हुए पटना के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेन का संचालन आनंद विहार टर्मिनल और पटना जंक्शन के बीच किया जाएगा। इसके साथ ही रेलवे भागलपुर वाया स्वारांग, आनंद विहार टर्मिनल, राजधानी एक्सप्रेस की समय सारणी भी जारी की है। यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए रेलवे की ये पहल का सीधा लाभ बिहार और दिल्ली के बीच यात्रा करने वालों को मिलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। नाटो से भिड़ंत की आहट, पुतिन ने निकाली हाइपरसोनिक और परमाणु मिसाइलें, ध्वनि से 9 गुनी तेज रफ्तार। जी हाँ दोस्तों, पुतिन ने इस शक्ति प्रदर्शन के जरिए दुनिया को दोहरे संदेश दिए हैं। पहला, रूस किसी भी हाल में अपनी सैन्य श्रेष्ठता से समझौता नहीं करेगा। दूसरा, अगर नाटो ने और दबाव बढ़ाया तो जवाब और भी सख्त होगा। भारत जैसे देशों के लिए ये घटनाक्रम बेहद अहम है क्योंकि वैश्विक रणनीतिक समीकरणों पर इसका सीधा असर पड़ता है। रूस नाटो के बीच तनातनी जितनी गहरी होगी, दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा और एशिया यूरोप के पावर बैलेंस पर उसका उतना ही असर दिखेगा। रूस ने एक बार फिर दुनिया को अपने सैन्य दमखम का एहसास कराया है। पोलैंड पर नाटो के साथ बढ़ते तनाव के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सेनाओं ने हाइपरसोनिक और परमाणु क्षमता वाली मिसाइलों का शक्ति प्रदर्शन किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोहन भागवत का दुनिया को संदेश, टकराव की जड़ श्रेष्ठता का भाव, हम सब एक हैं का मंत्र जरूरी। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की पुस्तक परिक्रमा कृपासार के विमोचन समारोह को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने भारत की आस्था को प्रत्यक्ष अनुभूति पर आधारित बताया और कहा कि ये कोई काल्पनिक आस्था नहीं बल्कि ऐसी आस्था है जिसे कोई भी व्यक्ति अपने प्रयासों से अनुभव कर सकता है। भागवत ने कहा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता होती है, लेकिन आज के समय में खुद को वैज्ञानिक कहने वाले लोगों के पास भी प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। इसके विपरीत भारत की आस्था के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण मौजूद है जिन्हें प्रयास और प्रयोगों से प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने भारत के गौरवशाली अतीत का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारे पूर्वजों द्वारा दी गई पवित्रता की चेतना और भावना के कारण भारत 300 वर्षों तक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस ने दिया अलगावाद, हम दे रहे हैं विकास। नुमालीगढ़ में पीएम मोदी ने किया बायो इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को असम के गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने नए इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद थे। और इस उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने दरांग में भी कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया था। नुमालीगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन विकसित असम, विकसित भारत की गौरव यात्रा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि असम को लगभग 18,000 करोड़ रुपए की परियोजना मिली है जो राज्य के विकास को गति देगी। इसी के साथ पीएम मोदी ने कहा कि असम भारत की ऊर्जा शक्ति को बढ़ावा देने वाला राज्य है और यहाँ के पेट्रोलियम उत्पादन देश के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने बताया कि जिस नए बायो इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया है वो बांस से इथेनॉल बनाएगा, जो असम के लिए गर्व की बात है। इसके अलावा एक पॉलीप्रोपाइलीन प्लांट का भी शिलान्यास किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आतंक का जवाब देने को तैयार, अमेरिका समेत 3 देश देंगे भारत का साथ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर साल के अंत में नवंबर में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, लेकिन क्वाड देशों का सहयोग जारी है। सितंबर में आतंकवाद विरोधी एक बैठक होनी है। इसमें ड्रोन के गलत इस्तेमाल पर तकनीकी चर्चा और आतंकवाद के लिए नई तकनीकों के इस्तेमाल को रोकने पर सेमिनार होगा। भारत के अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर के बयान पर ध्यान दिया है और उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्वाड नेताओं की बैठक और ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के रणनीतिक समूह को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समूह हिंद प्रशांत क्षेत्र में खतरे से रक्षा करता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सरकारी लापरवाही को ना करें नज़रअंदाज, सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट को जारी किया नोटिस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को नोटिस देते हुए कहा है कि सरकारी लापरवाही को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि मुकदमों को फाइल करने में अत्यधिक देरी को माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा करना अक्षमता को बढ़ावा देना है। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान ये बात कही। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हाईकोर्ट को सरकार की लापरवाही को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। अगर सरकार देरी से कोई केस दोबारा खोलना चाहती है तो कोर्ट को इसकी इजाज़त नहीं देनी चाहिए। इससे एक प्राइवेट व्यक्ति पर हमेशा तलवार लटकी रहेगी।
कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य के हाउसिंग बोर्ड को 11 साल की देरी के बाद एक ज़मीन विवाद का केस दोबारा खोलने की इजाज़त दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे न्याय के साथ मजाक बताया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट को चेतावनी दी है कि वो सरकार की तरफ से होने वाली अत्यधिक देरी को माफ़ न करें। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया है कि जनहित के कारण देर की नज़रअंदाज किया जा सकता है। बेंच ने कहा कि मामला पब्लिक इंटरेस्ट का है, सिर्फ इसलिए देरी को माफ़ नहीं किया जा सकता। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इन पर लगा देना चाहिए 100% टैरिफ। अब किस बात को लेकर बिफर गए डोनाल्ड ट्रंप? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन से आयात होने वाले सामान पर नाटो के देशों को 50 से 100% टैरिफ लगा देना चाहिए और ये तब तक लागू रहना चाहिए जब तक यूक्रेन और रूस का युद्ध खत्म नहीं हो जाता। ट्रंप ने कहा कि इस तरह के कदम उठाए जाने से बीजिंग की मॉस्को पर पकड़ कमज़ोर हो जाएगी। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो ऐसा तभी करेंगे जब नाटो के सहयोगी देश रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दें और अपने अपने स्तर पर इस मुल्क पर पेनल्टी लगाएं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का पटना दौरा, बिहार चुनाव की तैयारियों पर करेंगे मंथन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा शनिवार को पटना पहुंचेंगे। यहाँ वो पार्टी की तैयारियों का जायजा लेंगे और राज्य भाजपा कोर कमेटी के साथ एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठक करेंगे। जेपी नड्डा सुबह 11 बजे पटना एयरपोर्ट पहुँचेंगे और बाद में चुनाव की तैयारियों, बूथ स्तर की तैयारियों और गठबंधन की गतिशीलता की समीक्षा के लिए राज्य के शीर्ष नेताओं के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। चर्चा में निर्वाचन क्षेत्र की रणनीतियों, सीटों के बंटवारे और चुनावी अभियान की योजना पर ध्यान केंद्रित होगा, क्योंकि राज्य अक्टूबर-नवंबर में होने वाले चुनावों की तैयारी कर रहा है। पार्टी प्रवक्ताओं ने पुष्टि की है कि कोर कमेटी की बैठक दोपहर के भोजन के बाद होगी, जिसमें न केवल चुनावी मामलों पर बल्कि राज्य में व्यापक राजनीतिक घटनाक्रम पर भी चर्चा की जाएगी। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अटकलें हैं कि नड्डा अपनी यात्रा के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात कर सकते हैं। जेपी नड्डा का यह दौरा अक्टूबर की शुरुआत में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों की संभावित घोषणा से पहले राज्य में गतिविधि तेज करने के लिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा किए जा रहे व्यापक प्रयास का हिस्सा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा के प्रचार में उतरेंगे सीएम योगी, रेखा गुप्ता, मोहन यादव। 52 सांसदों को मिलेगी विशेष जिम्मेदारियां। जी हाँ दोस्तों, बिहार के बेहद महत्वपूर्ण चुनाव में भाजपा अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगी। राज्य के जातीय गणित को साधने के लिए पार्टी केवल टिकट बंटवारे में नहीं बल्कि चुनाव प्रचार करने में भी ऐसे नेताओं का इस्तेमाल करेगी जो उसे जाति विशेष के वोट दिलाने में मददगार साबित हो सकेंगे। पीएम मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज नेताओं के साथ साथ पार्टी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित पार्टी संगठन के ऐसे अन्य नेताओं का भरपूर इस्तेमाल करने जा रही है जो बिहार के मतदाताओं को लुभाने में उसकी मदद कर सकेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तानी फौज पर भीषण आतंकी हमला, 12 सैनिकों की मौत। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के अशांत उत्तर पश्चिमी इलाके में शनिवार तड़के पाकिस्तानी तालिबान द्वारा किए गए एक घातक हमले में कम से कम 12 सैनिक मारे गए हैं, जबकि 4 अन्य घायल हो गए हैं। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा प्राधिकारियों ने इस हमले की पुष्टि समाचार एजेंसी को की है। जानकारी के अनुसार यह हमला दक्षिण वजीरिस्तान जिले में सुबह लगभग 4 बजे उस समय हुआ जब सेना का एक काफिला इलाके से गुजर रहा था। स्थानीय सरकारी अधिकारी ने बताया कि दोनों ओर से भारी हथियारों से फायरिंग की गई, जिसमें 12 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई और 4 घायल हुए हैं। हमलावर मौके से सेना का हथियार सामान भी लेकर फरार हो गए हैं। इलाके के सुरक्षा प्रभारी ने भी हताहतों की संख्या की पुष्टि करते हुए कहा कि हमला बेहद योजनाबद्ध और तीव्र था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार के बाद अब राज्य में एसआईआर की तैयारी। जहां दोस्तों, चुनाव आयोग बिहार जैसा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पूरे देश में कराने की तैयारी कर रहा है। केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रतन यू केलकर ने बताया कि 20 सितंबर को राजनीतिक दलों के साथ बैठक होगी। इसमें पार्टियों को एसआईआर की प्रक्रिया के बारे में बताया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे सारी तैयारियां कर ली हैं और शेड्यूल का इंतज़ार कर रहे हैं। इसके तहत 20 तारीख को राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक होगी, जिसमें इस प्रक्रिया के कदम और तरीके समझ पाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि रतन केलकर ने बताया कि केरल में एसआईआर की घोषणा जल्द होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करने अपनी वेबसाइट पर सर्च करने लायक फॉर्मेट में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में निर्वाचन आयोग की बैठक में हमने पूरे देश में एसआईआर की तैयारियों पर चर्चा की थी। केरल की ओर से हमने अपनी तैयारियां पेश की और हमें उम्मीद है कि एसआईआर की घोषणा जल्द होगी। केरल में हमने पहले से कुछ तैयारियां शुरू कर दी हैं। 2002 में हमने एसआईआर किया था। उन्होंने कहा कि सारे रिकॉर्ड्स डिजिटाइज कर दिए गए हैं
और उन्हें वेबसाइट पर सर्च करने लायक बना दिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 26 लाख दीपों से रोशन होगी अयोध्या। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या में इस बार की दिवाली अनूठे अनुभव का एहसास कराएगी। दीपोत्सव पर आतिशबाजी भी पूरी तरह प्रदूषण मुक्त रहेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पर्यटन विभाग द्वारा 19 अक्टूबर को दीपोत्सव में ग्रीन फायर वर्क शो का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन फायर वर्क्स के मानक पर आधारित होगा। यह आतिशबाजी प्रदूषण मुक्त होगी और इसके साथ ही दीपोत्सव में पर्यटकों को संगीत और तकनीक के साथ कोरियोग्राफी का अनूठा अनुभव देखने के साथ सुनने को मिलेगा। इस बार अयोध्या में 26 लाख दीप जलाए जाएंगे। पर्यटन विभाग द्वारा दीपोत्सव 25 की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। भक्ति भाव से ओतप्रोत प्रस्तुतियों के बीच इस बार ग्रीन फायर वर्कर्स शो खास आकर्षण का केंद्र होगा, जो आस्था और नवाचार को साथ लाकर एक प्रदूषण मुक्त रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाएगा। करीब 10 मिनट तक चलने वाला यह शो संगीत, लेज़र इफ़ेक्ट्स और आधुनिक कोरियोग्राफी से सजा होगा। कई मीटर से ऊंचाई तक उठने वाली आतिशबाजी सरयू के जल पर अद्भुत प्रतिबंध बिखेरेंगी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नारी सशक्तिकरण का उदाहरण, मणिपुर की धरती से पीएम मोदी का नेपाल की पीएम को संबोधन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मणिपुर की धरती से नेपाल की अंतरिम पीएम बनाई गई सुशीला कार्की को बधाई दी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि कार्की के नेतृत्व में नेपाल में शांति, समृद्धि और स्थापत्य आएगा। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने बधाई संदेश देते हुए कहा कि सुशीला कार्की का नेपाल की असमंजस वाली स्थिति में सत्ता को संभालना महिला सशक्तिकरण का एक बेहतर उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर की राजधानी में कहा कि नेपाल हिमाचल की गोद में बसा हुआ है, हमारा करीबी दोस्त है और हमारा इतिहास और विश्वास जुड़ा हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमित शाह 16 सितंबर को करेंगे एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स प्रमुखों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 16 सितंबर को नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स प्रमुखों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार 2 दिवसीय यह सम्मेलन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर शाह एनसीबी की वार्षिक रिपोर्ट 2024 जारी करेंगे और ऑनलाइन ड्रग विनिष्टीकरण पर अभियान की भी शुरुआत करेंगे। सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ANTF प्रमुखों के साथ साथ विभिन्न सरकारी विभागों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस वर्ष सम्मेलन का विषय संयुक्त संकल्प साझा जिम्मेदारी है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नेपाल में संसदीय चुनाव की तारीख फाइनल, तब तक रक्षा, गृह और वित्त समेत 2 दर्जन मंत्रालय खुद संभालेंगी सुशीला कार्की। जी हाँ दोस्तों, नेपाल में राष्ट्रीय चुनावों की तारीख का ऐलान हो गया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के कार्यालय ने घोषणा की है कि अगले संसदीय चुनाव 5 मार्च 2026 को होंगे और ये फैसला नवनियुक्त अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की सिफारिश पर लिया गया है। बता दें कि राष्ट्रपति पौडेल ने जेनजी समूहों की मांग स्वीकार करते हुए 12 सितंबर को वर्तमान संसद भंग कर दी थी और नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने देश की अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। वह नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री भी हैं और इसके साथ ही केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल में आई राजनीतिक अनिश्चितता खत्म हो गई है। ओली को मंगलवार को तब प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा था जब नेपाल के युवा उनकी सरकार के विरोध में सड़कों पर उतर आए। सैकड़ों प्रदर्शनकारी केपी शर्मा ओली के सिंह दरबार स्थित कार्यालय में घुस गए थे और आग लगा दी थी। उनके सामने अपनी जान बचाकर भागने की नौबत आ गई। नेपाली युवाओं में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और सोशल मीडिया प्रतिबंध को लेकर ओली सरकार के खिलाफ भयंकर गुस्सा था। आपको यह कैसा लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नवरात्रि से पहले आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि का त्यौहार 22 सितंबर सोमवार से शुरू होने जा रहा है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व को देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि के त्यौहार के रंग में भंग डालने के लिए आतंकवादी नाकाम साजिश रच रहे हैं। भारतीय जवान हर बार की तरह इस बार भी इस त्यौहार से पहले आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम भारतीय जवान ने कर दिया है। खुफिया जानकारी पर आधारित समन्वय और संचालन कुशलता का अद्भुत उदाहरण पेश करते हुए सीमा सुरक्षा बल और पंजाब पुलिस ने एक संयुक्त अभियान चलाया और 16 पिस्तौलों सहित हथियारों और गोला बारूद का एक बड़ा जखीरा बरामद किया और 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। सीमा सुरक्षा बल ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार ये बरामदगी हाल के दिनों में पिस्तौलों की सबसे बड़ी बरामदगी के कुछ ही घंटे बाद हुई है। इस मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 27 पिस्तौलों और गोला बारूद सहित हथियारों का एक बड़ा जखीरा जब्त किया गया था। दोनों बरामदगी
फाजिल्का सेक्टर से की गई है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी 13 से 15 सितंबर तक मिजोरम, मणिपुर समेत 5 राज्यों का करेंगे दौरा। 71,850 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी शनिवार 13 सितंबर 2025 को मणिपुर का दौरा करेंगे, जहां वो 8500 करोड़ रुपए की 31 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मणिपुर के मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल ने शुक्रवार को इस दौरे की आधिकारिक पुष्टि की। ये दौरा मई 2023 से शुरू हुई जातीय हिंसा के बाद प्रधानमंत्री का पहला मणिपुर दौरा होगा और इस दौरान पीएम चुराचांदपुर और इम्फाल में विस्थापित लोगों से मुलाकात करेंगे और शांति व विकास को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाएंगे। मुख्य सचिव गोयल ने बताया कि पीएम मोदी दोपहर 12:30 बजे मिजोरम की राजधानी आइजोल से चुराचांदपुर पहुंचेंगे, जहां कुकी जो समुदाय बहुसंख्यक हैं और वहां वो हिंसा से प्रभावित आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों से मुलाकात करेंगे। चुराचांदपुर के पीस ग्राउंड में पीएम 7300 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे।